नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जो संसार में एक ही हो, केवल एक होने का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज हम देख रहे हैं जातिवाचक संज्ञा, जो संसार में एक से अधिक होने का बोध कराए। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक बोलते हैं हम, वो जातिवाचक गलत है। जाति तो ये हो गया, वह गांव जाति है, यह जाति। जातिवाचक संज्ञा जिसका बहुवचन बनाया जा सके, जो अपने समान और भी दूसरे के होने का बोध कराए। जैसे कुर्सी, किसी भी वस्तु का नाम जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कुर्सी, जैसे पुस्तक, हम कुर्सी का कुर्सियां, पुस्तक का पुस्तकें, इस तरह का बहुवचन बना सकते हैं। जितने भी रिश्तों के नाम, कुछ एग्जाम्पल इसलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि जो ही भाववाचक संज्ञा पढ़ते हैं वहां एक थोड़ी सी गफलत होती है। रिश्तों के नाम जैसे भाई, बहन, माता, पिता, क्योंकि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं और कई लोग इस तरह से गलत डेफिनेशन बना लेते हैं कि जो संसार में एक ही है, और माता तो संसार में एक ही होती है। तो वो अपनी माता संसार में एक होती है, लेकिन माता एक नहीं है। बहुत सारी माताएं बहुवचन में प्रयोग किया जा सकता है, माताएं संसार में बहुत सारी है। इसी तरह से विभिन्न जातियों के नाम, यहां जातियों के नाम से तात्पर्य ये है वो जातियां जो वर्ण व्यवस्था में बनी हुई है। जैसे यदि हम ये कहें ब्राह्मण, यदि ये कहा जाए जाट, राजपूत, इस तरह से यदि विभिन्न जातियों के नाम, जितनी भी जातियां हैं सभी मान लें। आप लोग ये ना सोचें हमारी वाली जाति नहीं लिखाई, सब आ गई इसमें, ये हम सभी मान लेते हैं। तो वस्तुओं के नाम, रिश्तों के नाम, जातियों के नाम, इस तरह के जितने भी जो नाम हैं। निवासी, नागरिक जिन्हें हम कहते हैं, जैसे भारतीय, इसी तरह से चीनी, जापानी। भगवान बचाए इन छोटी छोटी आंखों वालों से, क्योंकि किस तरह से इन्होंने कोरोना हमें गिफ्ट में दे दिया। ध्यान रखें, देर है अंधेर नहीं है। इस भारत के पास कितनी शक्ति छिपी हुई है ये कोई नहीं जानता। हम सब हनुमान बने हुए हैं, हम सब उस बजरंगबली की तरह हैं जिनको उसकी शक्ति याद दिलाने के लिए किसी न किसी जामवंत की आवश्यकता है। और जिस दिन वो शक्ति याद आ जाएगी, निसंदेह जो भारतीय हैं उनके सामने चीनी, जापानी या फिर रूसी कोई नहीं टिक पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जितने भी निवासी नागरिक, अब यहां एक प्रश्न उठता है। आप में से कुछ लोग, हो सकता है कुछ लोगों के अभी डाउट ने जन्म ले लिया हो, और हो सकता है जब आप में से कई लोग अब पढ़ेंगे तो आगे जब वो पेज, किताब का वो पृष्ठ जब आएगा सामने, तो उस समय वो डाउट जन्म लेगा। वो समस्या, उस समस्या को मैं यहां पहले से ही क्लियर कर देता हूं। वो समस्या आनी बहुत जरूरी है। वो समस्या क्या है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं वो समस्या क्या थी। मैंने आपको लिखाया है कि जापानी शब्द, भारतीय शब्द और रूसी शब्द, इसी तरह से चीनी शब्द, ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से बीकानेरी शब्द, इसी तरह से जयपुरी। आपके कौन सी समस्या जन्म ले सकती है? समस्या का होना अनिवार्य है, और वो इसलिए अनिवार्य है, समस्या दो तरह के लोगों में नहीं आती। नंबर एक, जो तुलसीदास हैं, जो तुलसीदास जी बन चुके, उनके समस्या नहीं आएगी। और एक वो लोग जिन्होंने
पढ़ना शुरू कर दिया है। जो लोग तुलसीदास जी हैं उनको तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई समस्या नहीं आती। और जिन लोगों ने, या फिर उनके समस्या नहीं आती है, जिन्होंने पढ़ना शुरू ही नहीं किया उनकी समस्या क्रिएट नहीं होती है। तो जिन्होंने न तो पढ़ना शुरू किया है या फिर जो तुलसीदास जी हैं उनकी समस्या नहीं आएगी, जिन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया उनकी समस्या डेफिनेट आएगी। 3 तरह से मैं इनका प्रयोग बता रहा हूं। नंबर 1 हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब ये शब्द इस तरह से हो, जापान, भारत, तीनों में अंतर देख लें, रूस, चीन, बीकानेर और जयपुर, ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। दूसरा मैं इनका बता रहा हूं जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा ये तब होते हैं जब इनका बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे जापानी वीर होते हैं। आपको नहीं लगता यहां जापानी बहुत सारे हैं, केवल एक ही जापानी नहीं है। तो जिसको हम एक वचन में भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुवचन में भी कर सकते हैं, वही जातिवाचक संज्ञा होती है। तो जापानी वीर होते हैं, भारतीय ईमानदार हैं, भारतीय ईमानदार हैं, रूसी परिश्रम करते हैं। इस तरह के जितने भी जो वाक्य है, चीनी बहुत परिश्रमी होते हैं, बीकानेरी शांत स्वभाव वाले होते हैं, जयपुरी काफी तेज होते हैं, इस तरह के जितने भी जो शब्द हैं वो सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन इन्हीं जातिवाचक संज्ञाओं का विशेषण के रूप में प्रयोग कब होता है? विशेषण के रूप में प्रयोग जब आगे हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण, जो इन्हीं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनता है। जापान से जापानी, भारत से भारतीय। लेकिन क्या होता है, हम जातिवाचक संज्ञा जब पढ़ते हैं उस समय पढ़ते हैं सज्जन शब्द, उस समय हम पढ़ते हैं बूढ़ा शब्द, और फिर आगे वाले पेज में जब विशेषण का नंबर आता है और वहां विशेषण में इन सज्जन और बूढ़ा को वापस पढ़ते हैं और उस समय कंफ्यूज होता है। तो कंफ्यूज न हो, ये शब्द जातिवाचक संज्ञा भी है और विशेषण भी है। आपको पता हो तो इससे पहले मैंने बताया था कि कोई शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद बनेगा, और उसके बाद में तय करेंगे वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय क्या है। इसीलिए आवश्यकता होती है कि यदि हमसे कोई पूछे कि सज्जन शब्द क्या है, तो हमारा उस वापस जो है क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए कि सज्जन अभी तो केवल शब्द है, इसको मैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण कैसे बताऊं? जब तक आप वाक्य नहीं बनाएंगे, उसे पद नहीं बनाएंगे, मैं कैसे बता दूं? ये बात अलग है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मूलतः वही रहते हैं, चाहे उन्हें वाक्य में प्रयोग कर दें, चाहे उन्हें स्वतंत्र रखें। इसलिए रमेश क्या है और हम सीधा बता देते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब कुछ इस तरह के शब्द होते हैं तो वहां क्या करना चाहिए? या तो वो दोनों ऑप्शन में देगा नहीं, और या फिर यदि वो दोनों ऑप्शन में देता है तो निश्चित वो वाक्य बना करके देगा। अब देखते हैं, जापानी लोग वीर होते हैं। यहां मैंने जापानी वीर होते हैं इस तरह से लिखा है, यहां है जापानी लोग वीर होते हैं। कौन से लोग, कैसे लोग? जापानी। तो यहां पर ये जापानी शब्द विशेषण हो गया। जैसे भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति काफी अच्छी है, इस तरह के वाक्य। अब भारतीय शब्द विशेषण हो गया। रूसी टोपी विशेषण हो गया। सज्जन, अगर मैं ये कहूं सज्जन आए हैं, कोई सज्जन है वो आए हैं, और यहां मैंने लिख दिया सज्जन व्यक्तियों की संगति करो, सज्जन व्यक्तियों की संगति करो। ऐसे समय में वो सज्जन जो शब्द है वो व्यक्तियों की विशेषता बता रहा है, इसलिए वो विशेषण है। तो ये अंतर होता है व्यक्तिवाचक विशेषण में और फिर जातिवाचक शब्द में। बूढ़ा गिर गया, तो ये जातिवाचक संज्ञा। बूढ़ा आदमी गिर गया,
वो व्यक्तिवाचक विशेषण। बूढ़ों की सहायता करो, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा पशु, तो फिर वो विशेषण हो गया। तो ये इस तरह से अंतर है। अभी भी यदि आप नहीं समझे या आपके फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, लिखें या फिर स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़ते हैं। फिर से देखें, हमने पढ़ा था कि किस तरह से कोई जातिवाचक संज्ञा, कब जातिवाचक संज्ञा होती है और कब वो विशेषण भी बन सकती है। अब हम देख रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा जो एक से अधिक होती है, एक से अधिक होने का बोध कराती है। जैसे कुर्सी है, पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है। लेकिन यदि ये कहें, कई लोग ये कहते हैं नीम का पेड़ है, तो नीम का पेड़ निसंदेह जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि उसका बहुवचन बनाया जा सकता है कि नीम के पेड़ों से। व्यक्तिवाचक का जातिवाचक प्रयोग ये कब होगा? व्यक्तिवाचक वह जो एक होती है, जैसे गंगा। जातिवाचक में प्रयोग यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि मैंने ये बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा जो संसार में एक होती है, लेकिन आपको लगे कि अब ये संसार में एक नहीं बहुत सारे के अर्थ में आ रहा है, तो वहां जातिवाचक करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम देखते हैं जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में प्रयोग। एक शब्द है नेता, और मैं ये कहूं कि हमारे देश में कई नेता हैं। ये कौन सी संज्ञा? हमारे देश में कई नेता हैं। नेता शब्द कौन सी संज्ञा होगी? निश्चित बात है, जातिवाचक संज्ञा। यदि मैं ये कहूं हमारे गांव में एक ही नेता है, अब क्या होगा? नेता शब्द निश्चित बात है कई लोग इस तरह से सोचते होंगे, अब ये व्यक्तिवाचक हो गया। ध्यान रखिए, अभी भी जातिवाचक है, क्योंकि आपके गांव में एक ही नेता होने से क्या होता है? नेता तो बहुत सारे हैं, अभी भी बहुत सारे हैं। लेकिन यदि ये कहा जाए नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, अब यहां पर नेता का अर्थ हो गया सुभाष चंद्र बोस। इसलिए ये जो नेता शब्द है अब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखें, ये दोनों जातिवाचक हैं जबकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक शब्द है पंडित, और उसका प्रयोग इस तरह से किया जाए, पंडित जी ने फेरे करवाए, तो यहां पंडित जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा होगा। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहां पर पंडित शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं होकर के व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि पंडित जी जवाहरलाल नेहरू। तो जब कोई इस तरह का शब्द किसी एक के लिए आता है तो वहां पे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा। आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग। एक वाक्य है, जयचंद एक गहड़वाल शासक था। ये उस जयचंद की बात है जो संसार में एक ही हुआ, अब वो जयचंद वापस नहीं हो सकता, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि मैं ये कहूं जयचंदों से सावधान, जयचंदों से सावधान रहो, यहां जयचंदों का अर्थ हो गया जो धोखेबाज है, इसलिए ये हो जाएगा जातिवाचक।
क्योंकि इसका अर्थ हो गया धोखेबाजों से सावधान रहो। हो सकता है कई लोग ये मानते हैं कि धोखेबाज तो विशेषण शब्द है, वही सज्जन वाली बात, सज्जन आदमी, धोखेबाज व्यक्ति, तो वो विशेषण होगा। अगर यहां पर मैं ये लिख दूं धोखेबाज व्यक्ति, तो धोखेबाज शब्द विशेषण हो जाएगा। लेकिन धोखेबाजों से सावधान रहो, धोखेबाज से सावधान रहो, वो जातिवाचक संज्ञा है। और यहां पर देखें आप, धोखेबाज आगे जब तक उसका विशेष्य नहीं आता, संज्ञा नहीं आती, वो विशेषण नहीं हो सकता। तो जयचंद व्यक्तियों से ऐसा नहीं है, जयचंदों से सावधान रहो, अर्थात धोखेबाजों से सावधान रहो। नेक्स्ट देखें, यदि मैं ये कहूं आज घर घर में रावण बैठा है, आज घर घर में रावण बैठा है। ध्यान रखें, यदि मैं ये कहूं बालक शब्द एक वचन, यदि मैं ये कहूं सभी बालक, यहां आवश्यकता नहीं है बालकों इस तरह से कहने की, ये सभी लगते ही वो बहुवचन हो गया, सभी ये होते ही वो बहुवचन हो गया। उस बहु में मात्रा बड़ी आती है, जो जैसे बेटे की बहू, लेकिन बहुवचन में मात्रा छोटी आती है। ध्यान रखें, बहू, नारी, पत्नी, सखी, वाणी, देवी, इन सब में मात्रा बड़ी आती है। पत्नी मात्रा बड़ी, श्रीमती मात्रा बड़ी, देवी मात्रा बड़ी, सखी मात्रा बड़ी, वाणी, नारी, सब में मात्रा बड़ी। मात्रा छोटी लगानी है तो पत्नी के बजाय बेचारे पति के लगाएं। पत्नी में मात्रा बड़ी, पति में मात्रा छोटी। दंपति एक शब्द पूछा जाता है परीक्षा में, दंपति, दंपति में मात्रा छोटी या बड़ी, यहां बिंदी भी लगा सकते हैं, आधा मैं भी लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना है, दंपति जिसका अर्थ होता है पत्नी और पति दोनों। पत्नी ये कहती है कि यदि अकेले हो तो मात्रा छोटी लगानी है, मेरे साथ यदि हो तो मात्रा बड़ी लगाने का अधिकार है। तय के डंडा आएगा या नहीं आएगा? जी नहीं, भारतीय पत्नी पति के कभी भी डंडा नहीं लगाती है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तय के डंडा लगाते ही गलत हो जाएगा। हाँ, उसके पास, भारतीय पत्नी के पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, बेलन, चिमटा, उसमें रसोई में अच्छी खासी सामग्री होती है, तो डंडा नहीं लगाना है, केवल तय को इसी तरह से रखना है। दंपति का अर्थ होता है पत्नी और पति, ये एग्जाम में खूब आता है। तो आगे देखें, आज घर घर में रावण बैठा है। रावण जो शब्द है उसका अर्थ यहां दुष्ट या अत्याचारी से निकल रहा है, और इस संसार में अत्याचारी कोई एक नहीं है। यहां रावण का अर्थ रावण नहीं होकर के है अत्याचारी। आज घर घर में रावण बैठा है, इतने राम कहां से लाऊं? तो रावण और राम दोनों ही जो शब्द है वो यहां पर हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। क्यों हरिश्चंद्र बन रहे हो, क्यों गांधी बन रहे हो, इस तरह के जितने भी शब्द होंगे वो सब जातिवाचक। तो परीक्षा में उस समय हमें इनको जातिवाचक बताना है, परीक्षा में इस समय इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। यहां जातिवाचक बताना है, यहां जातिवाचक, लेकिन नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आई होगी। लिखें या फिर स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अब कुछ एग्जाम्पल, जातिवाचक व व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में अंतर। देश में अनेक नदियां बहती है। यहां पर नदियां जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है? वो जातिवाचक। देश में केवल एक नदी बहती है, अब कौन सी संज्ञा होगी? ध्यान रखें, अब भी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक नदी, देश में एक नदी बहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संसार में वो एक ही नदी है और वो भी यहीं बहती है। बहुत सारी नदियां हैं संसार में, बहुत सारी नदियां हैं। इस शब्द का बहुवचन बनाया जा सकता है। नागौर में केवल एक नदी बहती है, तो भी ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नागौर में एक बहने से क्या होता है, बहुत सारी नदियां हैं।
भारत में गंगा नदी बहती है। यदि इसमें भी मैंने यहां में कर देता, ये वाक्य आ गया और पूछ लिया भारत में गंगा नदी बहती है और नदी के नीचे रेखांकित कर दिया, तो नदी तो जातिवाचक है। लेकिन उसने गंगा के नीचे किया या फिर गंगा नदी दोनों के नीचे कर दिया, तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि गंगा नदियां इस तरह से हम प्रयोग नहीं कर सकते। राहुल एक अच्छा लड़का है या राहुल शब्द का पूछ लिया जाए तो राहुल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वीरों का सम्मान होना चाहिए। याद रखें, जातिवाचक जो संज्ञा होती है वो बहुवचन में भी प्रयुक्त हो सकती है और एक वचन में भी, लेकिन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसके पहले एक लगाया ही नहीं जा सकता। इसलिए नदी के पहले चाहे एक लगा दें फिर भी वो जातिवाचक रहेगी, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा से पूर्व एक शब्द का प्रयोग ही नहीं किया जा सकता। एक हिमालय, एक गंगा, एक भारत, गलत हो गया ये। तो वीरों, ये जातिवाचक संज्ञा है। वीर का सम्मान करो, जातिवाचक संज्ञा। चाहे उसका एक वचन में प्रयोग किया जाए या बहुवचन में प्रयोग किया जाए, वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अनेक वीर संसार में हैं। व्याकरण वाटिका में यह प्रकरण भी शामिल है। जब किसी पुस्तक का, किसी ग्रंथ का, किसी किताब का, किसी पत्र पत्रिका का नाम होता है, इस व्याकरण वाटिकाएं, इस तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि व्याकरण वाटिका एक पुस्तक है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम देखते हैं कि किसी भी जातिवाचक संज्ञा और विशेषण में क्या अंतर होता है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, फिर भी मैं 3-4 यहां सेंटेंस लिखा हूं और उनके अकॉर्डिंग आप देखें कि जातिवाचक व विशेषण, इनमें अंतर। कब कोई शब्द जातिवाचक बन जाता है, कब वो शब्द विशेषण बन जाता है। यदि ये कहा जाए कि अच्छे व्यक्तियों के साथ रहो, अच्छे व्यक्तियों के साथ रहो, तो यहां पर क्या होगा, ये अच्छे शब्द विशेषण है। कारण क्या उसका, क्योंकि ये व्यक्तियों की विशेषता बता रहा है। और आज तक हमने यही पढ़ा है कि यदि कोई शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो वो विशेषण होता है। यदि वो शब्द जब संज्ञा की विशेषता ही नहीं बता रहा तो फिर काय का विशेषण। तो देखें, अच्छे व्यक्तियों के साथ रहो, ये तो विशेषण है। लेकिन यदि मैं ये कहूं अच्छों के साथ रहो, तो ऐसी स्थिति में अच्छों शब्द जो है वो स्वयं संज्ञा हो गया। इसी पैटर्न पर देखिए आप, सज्जन पधारे हैं, यहां सज्जन शब्द जो है वो संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है, ऐसी स्थिति में वो जातिवाचक संज्ञा होगी। यहां भी जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि ये कहूं सज्जन व्यक्ति पधारे हैं, ऐसी स्थिति में वो विशेषण। काला कपड़ा लाओ, क्या हम कह सकते हैं क्या काला लाओ? काला क्या लाओ? विशेषण का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं होता। काला कपड़ा लाओ, ऐसी स्थिति में वो विशेषण है। विशेषण तब तक विशेषण रहेगा जब तक कि उस विशेषण का विशेष्य उसके साथ हो। तो काला कपड़ा लाओ। लेकिन यदि मैं ये कहूं काले हैं तो क्या हुआ, आगे डेस डेस कर दिया है मैंने। कई लोग इस तरह से गुनगुना रहे हैं, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, तो वो दूसरे लोगों के कहने से होगा। आप हो या नहीं हो वो दूसरे लोग ही बता सकते हैं, स्वयं नहीं बता सकते। तो काले हैं तो क्या हुआ, ऐसी स्थिति में वो विशेषण नहीं है, वो संज्ञा है। जब तक कि उसका विशेषण नहीं हो। मीठा मत खाओ, बताएं मीठा शब्द क्या है। कई लोग
हो सकता है विशेषण सोच रहे हो, ये मीठा, क्या मीठा आम मत कहो, मीठा अमरूद मत कहो, मीठा रसगुल्ला मत कहो, कौन सी संज्ञा की विशेषता बता रहा है? जो जिस चीज को तीसरी चौथी से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई शब्द जब तक संज्ञा की वो विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम की, तो विशेषण होता है। यहाँ पर कौन सी संज्ञा की विशेषता बता रहा है? पता ही नहीं। तो जब संज्ञा ही नहीं है तो फिर काय का विशेषण? ऐसी स्थिति में वो खुद संज्ञा है। यदि ये कहें कि मीठा लड्डू मत खाओ,